नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव शर्मा। मैं एक न्यूरोसर्जन हूँ और अलीगढ़ में न्यूरोसर्जरी की प्रैक्टिस करता हूँ। और आज मैं आप लोगों को मिर्गी दौरा या एपिलेप्सी उसके बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ। और एपिलेप्सी या दौरा एक बहुत कॉमन बीमारी है जो बहुत सारे लोगों को होती है। ये कोई रेयर बीमारी नहीं है। और मेन चीज़ ये है कि जो दौरा होता है या मिर्गी होती है उसका कारण ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं। ब्रेन्स में न्यूरॉन्स की एबनॉर्मल एक्टिविटी जब होती है तो दौरा आता है। और अक्सर लोगों में मिथ रहता है कि दौरा जो आता है, दौरे का कारण या तो ऊपरी कारण है, यानी प्रेत बाधा या भूत बला वगैरह है। ऐसा कुछ नहीं है। और अक्सर जो दौरा होता है वो ब्रेन के कारण की वजह से होता है, जिनमें से कुछ कारण तो ऐसे होते हैं जो इमीडिएटली अगर ट्रीट कर दिया जाए तो दौरा फिर दोबारा नहीं आता है। और कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनमें दौरा बार बार आता है। और जब दौरा बार बार आता है तो उसको हम एपिलेप्सी कहते हैं। जब एक बार दौरा आता है तो वो केवल एक सीजर है, एक दौरा है। लेकिन दौरा अगर बार बार आए कुछ समय के बाद या कुछ पीरियड के बाद, एक लिमिटेड पीरियड के बाद या अनसर्टेन पीरियड के बाद, वो एपिलेप्सी है। तो जो एक दौरा आया है किसी को, चाहे वो बचपन में आए या किसी भी एज में आए, उसका कारण कई बार वो सिम्प्टोमेटिक सीजर्स कहते हैं उनको। उसका कारण हो सकता है बुखार आना, जैसे बच्चों में। किसी पेशेंट का अगर शुगर कम हो जाए तो दौरा आ सकता है। किसी को चोट लग जाए तो दौरा आ सकता है। किसी को ब्रेन में नस का ब्लॉक हो जाना या नस का फट जाना, जिसको सीवीए कहते हैं, यानी इस्कीमिक सीवीए या हेमोरेजिक सीवीओ, उन पेशेंट्स को दौरे आ सकते हैं। ये वो सारे कॉजेज हैं जिनमें यूजुअली दौरा एक या दो बार आता है और अक्सर पेशेंट को दोबारा दौरे नहीं आते हैं। कुछ कारण ऐसे हैं जिनमें, जैसे बच्चा बचपन में पैदा होने के तुरंत बाद अगर ना रोए या पेशेंट को पैदा होने के बाद सांस लेने में दिक्कत हो तो ब्रेन को हाइपोक्सिन डैमेज होने का चांसेस रहता है, तो वहाँ पे दौरे आ सकते हैं। या बच्चे का ब्रेन जन्मजात ठीक से बना ना हो, यानी जन्मजात मानसिक विकार हो ब्रेन में, तो दौरे आ सकते हैं। या ब्रेन में कुछ लंबी बीमारी रहे, ब्रेन में एब्सेस हो जाए, ब्रेन में एक मेनिंजाइटिस होती है, दिमागी बुखार हो जाए, वहाँ पे दौरे आने के चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि किस जो एपिसोड है उसको हम दौरा कहेंगे और किस एपिसोड को हम दौरा नहीं कहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है वो दौरा है लेकिन दौरा नहीं है। तो दौरे में सबसे पहले तो दौरे की 3 फेजेस होती है अक्सर जो है। एक फेज होती है जिसमें दौरा आने से पहले पेशेंट को महसूस हो जाता है कि मेरे साथ बॉडी में कुछ एब्नॉर्मल होने वाला है, चाहे वो कुछ अलग तरह के सेंसेशंस हो, अलग तरह के रैपिड विचार हो, मन में तेजी से विचार आना हो, कुछ अलग तरह की खुशबू महसूस होना हो, या कान में अलग तरह की आवाज़ें आना हो, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना हो, या आंखों के सामने अलग तरह के दृश्य लगातार चलते रहना हो। तो ये सब इसको ऑरा कहते हैं। और ये एक तरह से एपिलेप्सी से पहले की स्टेज है, दौरा आने से पहले की स्टेज है। जो सेकंड स्टेज होती है यूजुअली, जिसे दौरा कहते हैं, वो दौरा होता है। अक्सर दौरा 1 से 2 मिनट का होता है, बहुत ज़्यादा हुआ तो 2 या 3 मिनट का दौरा होता है। अक्सर दौरा 2 या 3 मिनट में अपने आप रुक जाता है। उसके बाद की जो फेज होती है, जिसमें पेशेंट, जो थर्ड फेज होती है, उसमें पेशेंट काफ़ी देर तक इनएक्टिव रह सकता है, शांत पड़ा रह सकता है, हो सकता है आधा 1 घंटे के लिए वो बिल्कुल इनएक्टिव हो जाए। ये दौरे के बाद की स्टेज होती है। दौरा अपनी स्टेज के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि दौरे के समय जो मेन एक्टिविटी क्या होंगी। कई बार ऐसा होता है, कुछ साइकोलॉजिकल पेशेंट्स होते हैं जो दौरे को मिमिक करते हैं, सीडो स्टेजेस कहते हैं उनको। वो अक्सर 5 मिनट से ज़्यादा के होते हैं और कई बार 10-15 मिनट से ज़्यादा के होते हैं। कई बार पेशेंट को अगर किसी खास घटना को देख के घबरा जाए तो बेहोश हो जाएगा, दैट इज़ वैसोवेगल सिंड्रोम। वो भी वो अलग तरह का होता है, उसमें टिपिकल हिस्ट्री होती है, उसको हम हिस्ट्री से अलग कर सकते हैं कि ये दौरा नहीं है। अगर हमने अपनी हिस्ट्री से डिसाइड कर लिया कि ये दौरा है, तो फिर हमें उस पेशेंट को देखना होता है क्या इस पेशेंट को दोबारा दौरा पड़ने की संभावना है। अगर एक ही संभावना है, एक ही बार दौरा है, कोई ऐसा कारण था जैसे फीवर है या शुगर कम हो गई थी, तो हम उसको ट्रीट कर लेते हैं और दोबारा दौरा आने के चांसेस नहीं होते और उस पेशेंट को लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती।
कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें हमें अपने एक्सपीरियंस से, अपने पेशेंट की हिस्ट्री से या बाकी जो इन्वेस्टिगेशन हम कराएंगे उनसे मालूम पड़ता है कि वो पेशेंट को दौरे बार बार आएंगे। जहाँ हमें मालूम पड़ता है कि पेशेंट को बार बार दौरे आने की उम्मीद है, वहाँ पेशेंट को रेगुलर मेडिसिन पे रखा जाता है। पेशेंट को किस तरह की मेडिसिन देनी है उसके लिए डिसाइड किया जाता है। पेशेंट के कुछ इन्वेस्टिगेशन है, जैसे सीटी स्कैन कराया जाता है या एमआरआई कराया जाता है ब्रेन में, देखने के लिए कोई लीजन तो नहीं है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है ब्रेन में, या एक ईईजी टेस्ट होता है ब्रेन का, वो ईईजी टेस्ट कराया जाता है जिससे क्वालिफाई किया जाता है कि भाई जो सीजर्स आ रहे हैं, दौरे आ रहे हैं, वो किस टाइप के हैं। प्लस कुछ ब्लड के टेस्ट होते हैं जो अक्सर कई बार शुरुआत में ज़रूरत होती है ये देखने के लिए कि कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो नहीं दे सकते हैं पेशेंट को। अगर पेशेंट को पार्टिकुलर कोई रीनल प्रॉब्लम है तो मैं कुछ अलग मेडिसिन देनी है, लिवर की प्रॉब्लम है तो कुछ मेडिसिन अलग देनी है। प्लस कुछ जो मेडिसिन होती हैं उनके डोज, उनके ब्लड लेवल को हमें चेक करना होता है। इसलिए कई बार हमें के समय क्या होता है, तो सीजर्स के समय जो एक्टिविटी होती है, सीजर्स को अगर क्लासीफाई करें तो एक होता है कि भाई पार्शियल सीजर्स होते हैं। पार्शियल सीजर्स में ये होता है कि ब्रेन के एक छोटे से पोर्शन में लीजन होता है और वो जो दौरा आ रहा है ब्रेन के उसी पार्ट से रिलेटेड होता है। वो ब्रेन के जो 4 मेन पार्ट है उनमें लीजन हो सकता है, या ब्रेन के किसी ऐसे, जैसे लेफ्ट साइड में अगर है हमारा जो बोलने वाला एरिया है, जो स्पीच एरिया कहते हैं, उसके पास लीजन है तो पेशेंट को हो सकता है एफेजिया हो जाए। राइट साइड ब्रेन में लीजन है, पैरेटल लोब में लीजन है, एक लोब होता है, तो पेशेंट को लेफ्ट साइड में सिम्टम्स आएंगे। वो सिम्टम्स सेंसरी हो सकते हैं, सेंसरी एब्नॉर्मल, पेशेंट को मोटर मूवमेंट्स हो सकते हैं हाथ या पैर में, जो एरिया इन्वॉल्व है ब्रेन का। तो ये पार्शियल सीजर्स हो गए। जो पार्शियल सीजर्स होते हैं, इनमें अगर कॉन्शियसनेस भी जाने लगी पेशेंट की तो ये कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स हो गए। और कुछ सीजर्स होते हैं जो जनरलाइज सीजर्स होते हैं। जनरल सीजर्स में ये होता है कि पेशेंट को शुरू में ऑनसेट से ही पेशेंट की कॉन्शियसनेस नहीं होती, और उसमें भी फेजेस होती हैं। एक टोनिक फेज होती है, पेशेंट की बॉडी अकड़ जाएगी, दोनों हाथ अंदर को मुड़ जाएंगे, पैर सीधे हो जाएंगे, ये टोनिक फेज हो गई। फिर क्लोनिक फेज होती है। क्लोनिक फेज में पेशेंट की पूरी बॉडी बुरी तरह रहने लगती है। टोनिक फेज होती है यूजली 30 सेकंड तक काम करती है, 30 सेकंड से 1 मिनट। और जो क्लोनिक फेज होती है वो कई बार 1.5 मिनट से 2 मिनट तक की हो सकती है। और उस फेज के बाद, टोनिक या क्लोनिक फेज के बाद, पेशेंट यूजली शांत हो जाता है। और अगर किसी एक पार्ट में दौरा आया है, पार्शियल सीजर है, हो सकता है पेशेंट अगले 2 घंटे के लिए पेशेंट का वो वाला ऐसा काम भी ना करे। वैसे ही जो जनरलाइज सीजर्स है उसमें पेशेंट हो सकता है काफ़ी देर तक अनकॉन्शियस है। तो जो सीजर्स हैं उसमें अब ये डिपेंड करता है कि हमें पेशेंट को कब डॉक्टर के पास लेके जाना है या कब डॉक्टर के पास नहीं लेके जाना है। ज़्यादातर सीजर्स जो है वो 1.5 या 2 मिनट में अपने आप ख़त्म हो जाते हैं, और यूजली सीजर्स देमसेल्व्स आर नॉट डेंजरस। सीजर्स से अपने आप डेंजरस नहीं होते, यूजली डेंजरस नहीं होते। लेकिन डेंजरस कब होते हैं, अगर पेशेंट किसी ऐसी परिस्थिति में है जहाँ वो दौरे के समय अपना बचाव ना कर पाए। जैसे रोड पे चल रहा है, पेशेंट को दौरा आ जाए तो पेशेंट को हमें अलग हटाने की ज़रूरत है, हटाने की कोशिश करने की ज़रूरत है। अदरवाइज पेशेंट को जहाँ दौरा आ रहा है, जैसा आ रहा है वैसा रहने दें और 2 मिनट वेट करें तो दौरा बंद हो जाएगा। उसको ऐसा नहीं करना है कि उसको प्याज सूंघा दें या चमड़े का जूता सूंघा दें, ये सब नहीं करना है, ऐसी कोशिश नहीं करनी है। पेशेंट की नाक बंद नहीं करनी है, मुंह में कुछ डालने की कोशिश नहीं करनी है। पेशेंट अगर आग के पास है, मतलब कहीं आग लगी हुई है, आग के पास काम कर रहा है, जैसे किचन में है, तो उसको वहाँ से हटा देना है। पेशेंट अगर पानी के पास है या पानी के अंदर स्विमिंग कर रहा है या पानी के अंदर गिर गया तब दौरा आया है, तो तब पेशेंट को वहाँ से हटाने की ज़रूरत है। अदरवाइज सिंपल अगर वेट करें 1.5 से 2 मिनट या 2 से 3 मिनट, पेशेंट का दौरा बंद हो जाता है। और पेशेंट जिस समय दौरा आ रहा है, पेशेंट को दौरा आने के बाद या दौरा आते समय कोशिश करें उसको किसी एक करवट से लिटा दें, ताकि उसके मुंह में जो भी सिक्रेशंस आ रहे हैं वो नीचे निकलते रहें। पेशेंट के मुंह में कुछ भी डालने की कोशिश ना करें, ना चम्मच फंसाने की कोशिश करें, ना अपना हाथ डालने की कोशिश करें, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो या तो पेशेंट अपने दांत को चोट पहुंचा लेगा, चम्मच वगैरह डालेंगे, और अपनी अगर आप उंगली फंसाएंगे तो आपकी उंगली को काट भी सकता है, हो सकता है बिल्कुल अलग कर दे उंगली को। तो कभी उंगली वगैरह डालने की कोशिश ना करें। पेशेंट को करवट से लिटाएं, और अगर आपके पास कोई सॉफ्ट टॉवल है या हैंकी है, रुमाल है, तो उसको मोड़ें, रोल करें, और धीमे से अगर हो सके तो उसके दोनों दांतों के बीच फंसा दें,
ताकि वो अपनी जीभ को दौरे के दौरान ना काट ले। बस इतना ही कोशिश करनी है। आसपास भीड़ ना लगाएं, खुली हवा आने दें, पेशेंट से बहुत प्यार से बात करें, जल्दी जल्दी बात ना करें, जोर से चिल्ला के बातें ना करें, क्योंकि पेशेंट को जिस समय दौरा आ रहा है वो ऐसी चीज़ों से एग्रेवेट होगा और दौरा और बढ़ने की उम्मीद रहेगी। अगर पेशेंट को खुली हवा नहीं मिलेगी या पेशेंट से हम बहुत जोर जोर से बातें करेंगे, ज़्यादा जोर से चिल्ला के बातें करेंगे या हम घबरा जाएंगे तो भी पेशेंट हो सकता है दौरा बढ़ जाए, दौरे की ड्यूरेशन बढ़ जाए। तो ये सब नहीं करना है। अगर पेशेंट को दौरे लगातार आए जा रहे हैं, यानी अगर एक दौरा आया, बीच में जरा भी कॉन्शियसनेस आई, फिर दोबारा से दौरा आ गया, या पेशेंट को लगातार 5 मिनट से ज़्यादा दौरा हो जाए, तब ऐसा करना है कि तुरंत आपको डॉक्टर के पास लेकर जाना है। आइडियल तो ये है कि जिस पेशेंट को पहली बार दौरा है उसका तो कुछ नहीं, लेकिन जिसको पहले से दौरे आ चुके हैं, जिसकी हिस्ट्री है, उसके पास एक कार्ड होना चाहिए जिसमें उसके डॉक्टर का नाम लिखा हो, डॉक्टर का मोबाइल नंबर लिखा हो, क्या ट्रीटमेंट उस पेशेंट को चल रहा है, कितने दिन से चल रहा है वो लिखा हो, कोई खास तरह की ड्रग से एलर्जी है तो वो लिखा हो, ताकि उस पेशेंट के डॉक्टर को, जो भी लोग पेशेंट को अटेंड कर रहे हैं उस समय, वो जल्दी से जल्दी उस पेशेंट के डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें और जो भी पार्टिकुलर ट्रीटमेंट दिया जाना है वो देने की कोशिश करें, या पेशेंट को सबसे नज़दीकी हॉस्पिटल में लेके जाएं और जहाँ पे जाकर उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया जा सके। इसके अलावा पेशेंट को जो मेडिसिन दी जाती हैं वो कभी भी बंद नहीं करनी है। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि पेशेंट की मेडिसिन बंद कर दिया आपने, जो है, जब तक डॉक्टर की सलाह नहीं होगी आपको दवाई हमेशा लेनी है। एक डोज भी आप मिस नहीं करें, रेगुलर दवाई लेने की कोशिश करें। दवाई का टाइम बिल्कुल फिक्स कर लें कि जो दवा जितने बजे ली जानी है उतने बजे ली जानी है। पेशेंट को जो प्रिकॉशंस होते हैं कि जैसे अगर दौरे आते हैं, दौरे की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, और तो आप कभी कोशिश करें कि बाइक ना चलाएं या कार अकेले ना चलाएं। कोशिश करें किसी के साथ बैठें, और कार अगर चला रहे हैं तो कोई साथ में हो। अगर आपको स्विमिंग करने जाना है तो कोई साथ में रहना चाहिए आपके, जो है, पेशेंट के साथ रहना चाहिए। प्लस अगर किसी भी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का काम ना करें, इलेक्ट्रिसिटी के पास अकेले ना जाएं, आग का काम ना करें, आग के पास ना जाएं। तो ये प्रिकॉशंस हैं जो पेशेंट को लेने हैं। दवाई कभी भी अगर बंद, नॉर्मली ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि दवाइयाँ दौरे की बंद नहीं हो पाती हैं, ऐसा नहीं है। 80% पेशेंट्स में दवाइयों के साथ दौरे कंट्रोल हो जाते हैं और पेशेंट दवाई लेते हुए भी अपना लाइफ नॉर्मल रह सकता है। दवाई लगातार लेते रहें, दौरा रुक जाएगा, और ये डॉक्टर ने डिसाइड करने दें। कम से कम 3 से 4 साल तक लगातार दवाई लेने के बाद अगर दौरे नहीं आते हैं, लगातार 3 से 4 साल हो गए हैं, 4 से 5 साल हो गए हैं जिस पीरियड में दौरा नहीं आया है, डिपेंडिंग अपॉन कि पहले कितनी हिस्ट्री रही है दौरे की, तब डॉक्टर को डिसाइड करना है कि वो दवाई बंद की जा सकती है या नहीं की जा सकती। ठीक है। और ख़ास तौर पे फीमेल्स को ध्यान रखना है कि अगर दौरे आ रहे हैं और उनको दौरे की दवाई चल रही है तो उनको अपने डॉक्टर को ज़रूर बता देना है, ताकि वो दवाइयों में जो भी नेसेसरी एडजस्टमेंट है वो कर दें, ताकि होने वाले बच्चों को कोई नुकसान होने के चांस ना रहे। और सबसे अच्छा तो ये है कि प्रेगनेंसी कभी भी प्लान करें तो डॉक्टर को बता के प्लान करें।